असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुधांशु और हम आपके सामने लेके आए हैं सुंडा सीरीज। साथियों, ये सुंडा सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी क्योंकि सारी की सारी एग्रीकल्चर हम इसी में कवर करने वाले हैं। साथियों, करना क्या है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम कर देना है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जल्दी जल्दी से हमारी एक और सीरीज आ रही है जिसका नाम है आई लव सुंडा टेस्ट सीरीज। आई लव सुंडा टेस्ट सीरीज साथियों क्या है कि जितना भी हम करा रहे हैं उसको हम टॉपिक वाइज या पेज नंबर वाइज क्या करने वाले हैं, सारे के सारे टेस्ट लेने वाले हैं। साथियों, सारे के सारे टेस्ट आपको ऐप पे मिल जाएंगे। हमारा ऐप है एसीआई एग्रीकल्चर। साथियों, एसीआई एग्रीकल्चर को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल से आपको सारे के सारे टेस्ट इसी ऐप पे मिलने लगेंगे। साथियों, अब हम इसी क्रम में आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आई लव सुंडा सीरीज को जो आप प्यार दे रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। साथियों, ऐसे ही इसको देते रहिए। इसके अलावा हम बता दें हमारा एजीटीए का बैच चल रहा है सर, वो है 1299 रुपए का, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें हम आपको सारी की सारी स्टडी कराने वाले हैं। अगर एक कोई भी सिलेबस का लोचा आता है, बदलता है, तो हम आपको वो भी कराने वाले हैं। साथियों, आज हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अब वास्तविक रूप से शुरू हो गई है, लेकिन एग्रोनॉमी को शुरू होने से पहले कुछ तथ्यात्मक जानकारी हमारे बीच सुंडा साहब ने रखी है, तो हम उस तथ्यात्मक जानकारी का विश्लेषण करने वाले हैं। करना क्या है, देखो, सबसे पहले हमें समझना है क्या क्या कि कैसे कैसे इन टर्म का मतलब क्या क्या है। साथियों, जैसे ही हम देखते हैं अपने भारत का नक्शा, तो जैसे हमने साथियों देखा भारत का नक्शा देखते हैं हम, इसके बाद हमको एक चीज समझ में आती है कि हमारा जो भारत है वो कुछ इस प्रकार से नीचे तक है। इसके बाद हमको एक चीज पता है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 328.74 मिलियन हेक्टेयर। मतलब कि परिधि के अंदर जितना भी क्षेत्र है वो जियोग्राफिकल एरिया में आ गया। साथियों, इसके बाद आता है टोटल रिपोर्टिंग एरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 306 मिलियन हेक्टेयर वो जमीन है जिसको हमने क्या रिपोर्ट कर लिया। साथियों, कुछ ऐसी जमीन भी है जिसको हम रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। मतलब कि कुछ नाली, गड्ढे और कुछ ऐसी जगह हैं जिनको क्या है, तालाब हैं, उनको रिपोर्ट में नहीं आई है, तो उसको हम हटा के जो रखते हैं अपना एरिया, उसको बोलते हैं टोटल रिपोर्टेड एरिया। कितना है, 306 मिलियन हेक्टेयर। साथियों, हमेशा पता है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ज्यादा होगा, लेकिन रिपोर्टेड एरिया क्या होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। साथियों, डिग्रेडेड लैंड का मतलब वो बंजर भूमि की बात कर रहे हैं। हमारे यहां बंजर भूमि जो कितनी है, 187 मिलियन हेक्टेयर। साथियों, ये डाटा पुराना है, लेकिन अगर नए डाटा की बात करो तो 123 मिलियन हेक्टेयर बची हुई है, क्योंकि हम लोग बराबर क्या कर रहे हैं, अपनी डिग्रेडेड लैंड को, बंजर भूमि को क्या कर रहे हैं, सुधार करने का काम कर रहे हैं। अगर ये सुधार हो रही है मतलब ये क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, और हमारी अच्छी एरिया बढ़ रही होगी। इसीलिए तो हम पैदावार थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं। साथियों, इसके बाद आता है ग्रास क्रॉप्ड एरिया। देखो साथियों, ऐसे पढ़ना है, ग्रास क्रॉप्ड एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया, इसको एक साथ पढ़ना है। इसके बाद क्रॉस इरिगेटेड और नेट इरिगेटेड। साथियों, देखो हमको कैसे पढ़ना है, हम आपको एक चीज बताएं। साथियों, क्या है कि हमारा टोटल एरिया जो है वो क्रॉप्ड एरिया, मतलब कि मान लो मेरे पास इतना एरिया है और हम इस पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो साथियों ये हमारी कैसी एरिया हो गई, ये हमारी हो गई नेट क्रॉप्ड एरिया। जितनी एरिया है वो हमारी नेट क्रॉप्ड एरिया हो गई। लेकिन साथियों, क्या होता है कि हम अपनी खेती को 3 सीजन में बांट लेते हैं और हम उसी खेत को दोबारा भी तो करते हैं, इसलिए वो ग्रास में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक बात और याद रखना है कि ग्रॉस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और नेट की वैल्यू हमेशा कम होगी। इसलिए ग्रॉस में जो भी देख रहे होगे वो वैल्यू 193 आएगी, लेकिन अब नेट की बात करोगे तो 144 आएगी। साथियों, क्या होता है कि ग्रास क्रॉप्ड एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया को हम समझते हैं। नेट हमेशा, जो ग्रास होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसा होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जो नेट होता है, नेट एरिया, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। साथियों, ऐसे याद रखेंगे, ग्रॉस एरिया हमेशा ज्यादा और नेट एरिया हमेशा क्या होगा, कम होगा। अब एक चीज और समझाते हैं आपको। जैसे कि आपने जो लैंड ली हुई है, मान लीजिए इतनी लैंड है, ये 141 मिलियन हेक्टेयर है, जिसपे आप क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसलिए नेट कल्टीवेटेड एरिया हमारा कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन क्या है कि इसी खेत में कभी कभी हम दोबारा भी तो खेती कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एरिया है, ये मान लो खरीफ में पूरा यूज नहीं हो पा रहा है, रबी में यूज हो पा रहा है, रबी के अलावा जायद में यूज हो रहा है। इसलिए हमारा जो ग्रास क्रॉप्ड एरिया है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि 141 मिलियन
हेक्टेयर पे हमने खरीफ में तो कर ली होगी, लेकिन रबी में फिर हमने कर ली, इसलिए हमारा ये कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है साथियों, ऐसा ही इरिगेटेड एरिया में भी है। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हमारा ज्यादा होगा लेकिन नेट इरिगेटेड एरिया कम होगा। सिंचित क्षेत्र जो है हमारा 57 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन अगर हम ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की बात करेंगे तो मात्र 76, कितना है, 76 मिलियन हेक्टेयर है। साथियों आगे बढ़ते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। साथियों अब हमारी जो करंट में क्रॉपिंग इंटेंसिटी चल रही है लगभग 150 के नियर अबाउट है, लेकिन सब में आंसर क्या है, वेरी कर रहे हैं। हमारी सुंडा तो 132 135 लिखती है, लेकिन हमको 141 नियर अबाउट मान लेनी है। लेकिन अभी जो नया डाटा आया है उसमें 150 और 152 दी हुई है। ठीक है ना साथियों, इसको अपडेट करेंगे अभी हम, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा लेकिन अभी क्या है उसका एकदम एग्जैक्ट डाटा हमको कुछ समझ नहीं आया। साथियों कितना हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया हमारा कितना है, 21.71% है। साथियों ये जो 2021 में हमारी वन रिपोर्ट आई है वही हमारी रिपोर्ट के अनुसार ये कितना है, 21.71%। साथियों कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको तो हम पहले ही जानते हैं, कौन सा है, मार और राजस्थान। इसके बाद में स्टेट कौन सा है जो दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया में है, वो हमारा मध्य प्रदेश है। इसके बाद कौन सा है जहां पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो साथियों वो कौन सा है, एमपी है। साथियों हम आपके लिए फॉरेस्ट रिपोर्ट लेके आएंगे, अलग से पूरा वीडियो फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, सारी की सारी जानकारी आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट की, जो भी प्रश्न यूपी SSC में आ सकते हैं, स्टेट पीसीएस में आ सकते हैं, या फिर आप टीए का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आ सकते हैं, सारी के सारी आपको अलग देने वाले हैं। इसके अलावा हम साथियों बता दें कि कौन सा है जो पल्स प्रोडक्शन में सबसे आगे है, तो मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। इसके बाद में कौन सा स्टेट है जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है, साथियों अपना उत्तर प्रदेश, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे आगे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे आगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो जो हमारी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमको याद आता है क्या, पंजाब, क्योंकि उनके पास क्या सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा है। अगर पूछा जाए लगभग हमारे पास में एरिया का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कहां है, तो हमें मालूम है कौन सा है, वो पंजाब है। साथियों क्यों पंजाब है, क्योंकि वहां पे 5 नदियों का मेल है, इसीलिए तो उसे पंजाब कहते हैं। कौन कौन सी, झेलम, चिलाम, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, ये सारी नदियां कहां है हमारी, पंजाब में। तो सिंचित क्षेत्र भी सबसे ज्यादा कहां है, पंजाब में है। साथियों कौन सा स्टेट है जो क्या है, कोर्स सीरियल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। साथियों कोर्स सीरियल का मतलब होता है मोटे अनाज। मोटे अनाज कहां होंगे, जहां पानी कम होगा। पानी कम कहां पे है, राजस्थान में है। तो साथियों ऐसे हमको याद रखना है। देखो साथियों रिलेट करके याद करेंगे ना तो हमको बहुत ज्यादा याद रहेगा। कौन सा स्टेट है जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में दूसरा है, वही कौन, पंजाब। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं, पंजाब को बोलते हैं। कौन सा स्टेट है जो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात आ जाएगी तो हम कहां चले जाएंगे, पंजाब के साथ चले जाएंगे। साथियों कौन सा स्टेट है जो दूसरे नंबर पे है गेहूं के प्रोडक्शन, कौन सा है, पंजाब। ठीक है ना साथियों। इसके बाद वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है वो कितना प्रतिशत बनाती है, तो मात्र 0.001% ग्लोबल वाटर का बनाती है। इसके अलावा पूछा गया एनुअल बर्ड प्रेसिपिटेशन कितना है, तो वो कितना है, 1000 mm। साथियों इसको याद रखना है, जब वर्ल्ड का पूछे तो 1000 और जब भारत का पूछे तो कितना हो जाएगा, 1194। साथियों ये हमेशा बदलता रहता है, मतलब कि आज हमारा लगभग में इतना है, लेकिन इसका डाटा बदलता भी रहता है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका अलग होगा, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका अलग होगा। इसके अलावा हम बता दें कि जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम कितना है, वो है आप 12 कितना 400 मिलियन हेक्टेयर। कह रहा है मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, इरिगेशन के अंडर एरिया कहां सबसे ज्यादा आता है, तो साथियों हमारा गंगा यमुना का मैदान है, कहां, उत्तर प्रदेश में। जो गंगा बेसिन है ना, इसमें सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। उत्तर भारत में बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी अगर पाई जाती है कहीं, तो हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार इस साइड में। क्यों, क्योंकि गंगा का बेसिन है, और गंगा के साथ में जो लाई हुई बांगड़ और खादर मिट्टी है ना, वो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसी चक्कर में क्या होता है, हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। साथियों इसके बाद कितना ऑप्टिमम एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट का, मतलब कि जो एकदम सही रहे, तो कितना रहेगा, 33% आपके जियोग्राफिकल एरिया का अगर है तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हमारे पास अगर पूछो तो लगभग में 24 से 24.5% है। अच्छा इसके बाद हम पूछे कि स्टेट कौन सा है जिसके पास मैक्सिमम एरिया ड्रिप इरिगेशन का है। ड्रिप इरिगेशन मतलब वही इरिगेशन जो कहां से लाया गया, इजराइल से लेके आया गया, और पानी को क्या करता है, बहुत बढ़िया बचत करता है। कितना, 70 से 90% तक। अच्छा ये कहां सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में। कहां है
साथियों? महाराष्ट्र में है। इसके बाद कौन सा फर्टिलाइजर है कंजप्शन में सबसे आगे स्टेट? साथियों 3 चीजें आएंगी। अगर आपसे पूछे कि कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तब तो हम किसको लगाएंगे? पांडिचेरी को। लेकिन अगर पूछे क्या कि कंजप्शन रेट सबसे ज्यादा है, अगर स्टेट में पूछ ले तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका पंजाब, जहां पे जो कंजप्शन रेट है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यूनियन टेरिटरी ना लिखा हो तब। लेकिन अगर पूछे टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन कौन सबसे ज्यादा कर रहा है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि साथियों हमारे पास एरिया ज्यादा है तो हम ज्यादा कंजप्शन भी कर रहे होंगे, लेकिन रेट नहीं है ये। समझ रहे हो ना? बढ़ना एक ग्रोथ होती है, ग्रोथ 2 तरीके से नापी जाती है। हम आपसे कहें हम बहुत होशियार हैं, इसके बाद थोड़े और होशियार हो गए, तो हमारी ग्रोथ कैसी हुई? थोड़ी सी कंपेयर में किसके? जो एकदम डल हो और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए तो हमको मालूम है पॉजिटिव ग्रोथ किसकी मानी जाएगी? उसकी। लेकिन हम ज्यादा बढ़ गए, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आया इसलिए उसकी ग्रोथ ज्यादा मानी जाएगी। उसी क्रम में क्या है, टोटल फर्टिलाइजर जो कंजप्शन मैक्सिमम पूछोगे तो किसका होगा? उत्तर प्रदेश का होगा। लेकिन अगर रेट पूछोगे तो किसका है? पंजाब का है। अच्छा साथियों, स्टेट हैविंग द मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन कौन है? पंजाब। पहले ही बताया आपको, क्योंकि यहां पे कितनी नदी हैं? 5 नदियों का मेल है, और वही 5 नदी क्या बनाती हैं? यहां पे सिंचित क्षेत्र का निर्माण करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं जो इसी के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। कह रहे हैं मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या करता है? पानी में होता है। इसके बाद आदमी को जब ये कंजप्शन ले लेता है तो उसको कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है साथियों। इसलिए मोस्ट पॉइजनस जो पोल्यूटेंट है वो हमारा कौन सा है? आर्सेनिक है। साथियों मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन फाउंड इन कहां पाई जाती है? साथियों जब अभी हम मेट्रोलॉजी के लेक्चर में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे निचले पार्ट में ये पाया जाता है, क्योंकि साथियों ये 20 से 40 पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, और हमारी ट्रोपोस्फीयर 8 से 18 किलोमीटर से लगभग होती है। तो साथियों ये 18 के बाद ही तो 20 आया, मतलब लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगी? ओजोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बाकी सारी की सारी कितनी लेयर होती हैं ऐसे याद रखना है, MST ये कौन सा? ट्रोपोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर, ये मीजोस्फीयर और ये थर्मोस्फीयर। साथियों ऐसे करके हम सब चीजों को रट लेंगे और हम क्या करेंगे? अच्छे से अच्छा काम करेंगे। एक कि सुंडा सीरीज को रट लेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, एक एक प्रश्न को क्लियर कर लेंगे। फिर जब हमारा सारा प्रश्न क्लियर हो गया तो एग्जाम कोई भी हो, सिर्फ सुंडा सीरीज बहुत है। ठीक है साथियों। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आता है? यानी कि वन को बचाने के लिए एक्ट आता है 1980 में। साथियों जब हम फॉरेस्ट्री पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि एक्ट एक नहीं आए थे, 3 आए थे। क्यों 1980 वाले एक्ट को हम ज्यादा मानते हैं? साथियों टेस्ट कौन सा है जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैपेसिटी को नापता है वाटर बॉडी की? उसको बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज्यादा गंदा पानी, BOD उतनी ज्यादा, ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा, क्योंकि क्या साफ करने के लिए ऑक्सीजन उतनी ज्यादा लगेगी। इसलिए हमको ऐसे याद रखना है कि BOD क्या है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी का वाटर बॉडी के लिए टेस्ट है। इसके बाद मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट कौन सा है? क्लोरीन। साथियों जब हम पैकेट वाला पानी पीते हैं ना, 2 रुपए वाला जो ट्रेन में बिकता है, वो 2 रुपए वाला पानी ना साथियों वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, मतलब डिसइंफेक्टेंट कर लिया जाता है। इसलिए उसमें हल्की सी क्या होती है? महक आती रहती है। देखा होगा आपने। अच्छा कभी आप गए हैं नहाने किसी वाटर पूल में? अगर पूल में नहाने गए होंगे तो आपको ब्लू ब्लू दिखा होगा। तो ब्लू पानी पानी इसीलिए नहीं होता है, वो ब्लू पानी पानी जो होता है क्यों होता है? ब्लू है पानी पानी, वो पता है उसमें क्लोरीन मिला दी जाती है। अगर आप कभी ब्लू वर्ल्ड कानपुर जाएंगे ना तो साथियों देखेंगे पानी दूर से बहुत एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, उसमें बोरी रखी होती है। वो क्या कर रहे थे? क्लोरीन को ही मिक्स करने का काम कर रही होती है। क्लोरीन क्यों मिक्स कर दिया जाता है? क्योंकि डिसइंफेक्टेंट बना रहे हैं। साथियों पता नहीं कौन कौन उसमें नहाता है, कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, इसलिए क्या करना पड़ता है? डिसइंफेक्टेंट को मिलाना पड़ता है। समझ गए ना? ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अच्छा ग्रासेस कौन सी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? कौन कौन सी गैसेस हैं? तो SO2 और NO2। साथियों आपको बता दें SO2 है जो H2SO4 बनाती है, NO2 है जो NHNO3 बनाती है। दोनों हमारी क्या है? एसिड है। इसी चक्कर में हमारा क्या ताजमहल जो है वो क्या पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है एसिड रेन के चक्कर में। इसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। साथियों पोल्यूशन फ्री अल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल, हमारे पेट्रोल जो डीजल है ना, इससे जो है कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना, हमारा एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा खराब होता है। वो एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है? पॉल्यूशन उसमें ऐड कर रहा है। इसलिए हमारा जो बहुत बढ़िया है प्रोपेन। साथियों प्रोपेन और ब्यूटेन का ही तो क्या है? मिक्सचर है हमारा क्या? CNG। साथियों CNG को इसीलिए तो सरकार प्रमोट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसमें पॉल्यूशन फ्री है।
ठीक है ना, इस तरीके से हम याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं क्या, गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने इतिहास रच दिया। साथियों भोपाल में होती है, 1 दिसंबर को हो जाती है, और क्या करती है 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट एक कंपनी थी जो कार्बोराइल बना रही थी, जो हमारे क्या है इंसेक्टिसाइड है, और वो क्या कर गई, लीक कर जाती है, और लीक करने के बाद इसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। रात्रि का समय होता है और सारे के सारे जो ऐसा प्रोग्राम्ड हो जाता है, मतलब कि लोगों के बीच तहस नहस और मृत्यु बहुत ज्यादा हो जाती है। आज भी वहां पे जो लोग हैं ना, इस गैस से प्रभावित होने के बाद उनकी जेनेटिक बीमारियों में भी ये गैस की बीमारी जो है आ गई है। साथियों यही है मिथाइल आइसोसाइनेट, 1984 1 दिसंबर, तारीख नहीं भूलेंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट क्या मैन्युफैक्चर करता था, इंसेक्टिसाइड, कौन सा, कार्बेराइल। साथियों इसके बाद आते हैं कौन से ऑथर हैं, किसके, एक फेमस बुक है कौन सी, साइलेंट स्प्रिंग, कौन है उसके, रिचल कार्सन। साथियों इतना पुराना क्वेश्चन, एक ही बुक, और इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथियों आगे जब हम एग्रोनॉमी पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स की अलग लिस्ट बनवाएंगे, उसमें बताएंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और कौन कौन किन्होंने दी हैं। साथियों साइलेंट स्प्रिंग बुक 1962 में रिचल कार्सन के द्वारा। लार्जेस्ट ओशियन की बात करो तो प्रशांत महासागर, जिसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी 12 जुलाई 1982, किसके हित में, एग्रीकल्चर के हित में बैंक बनाई जाती है। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1935 में होती है। साथियों अगर याद हो तो तुरंत एसबीआई की स्थापना दिवस छाप देंगे। अच्छा, इसके बाद हम बताएंगे कि प्रोटीन जो किसकी बनी होती है। साथियों जो प्रोटीन होती है ये पॉलीमराइज होती है, मतलब कि सर पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है, बहुलीकरण का मतलब होता है कोई एक चेन है, इसके बाद अगर वो जुड़ती चले जाए, ये बहुलीकरण का मतलब होता है। साथियों क्या होता है, ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। साथियों बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते चले जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। साथियों कौन सा ओजोन डिप्लेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो मानते हैं कौन है, सीएफसी, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। साथियों 1 मोल अगर सीएफसी है ना तो लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ किसके, ओजोन के डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए हमारा सीएफसी ज्यादा खराब है। कौन सी गैस भरी होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में। आपने अगर कहीं भी कंपनी में जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, कहीं पे भी जाते हैं तो आपको एक सिलेंडर लटका हुआ लाल लाल कलर का दिख रहा होता है, उसमें लिखा होता है खतरा, फायर। तो क्या है उसमें भरी होती कौन सी गैस, ऑक्सीजन। साथियों कभी भी अगर आग जल रही है ना तो वहां पे ऐसी कोई गैस का प्रयोग नहीं करेंगे जो क्या आग को बढ़ावा दे। ऑक्सीजन जो गैस है ना साथियों, उसी की प्रेजेंस में तो आग ज्यादा लगती है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। और उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। साथियों कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, अगर आज हाल की बात मानो तो लगभग 19% के करीब क्या है हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रही है, कौन, एग्रीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद कौन सा प्लाऊ है जो यूज होता है किसमें, टर्न ओवर द सॉइल को मोड़ने में यानी कि पलटने में, तो उसको क्या बोलते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। साथियों कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में, लेकिन प्लांट में किस फॉर्म में, स्टार्च के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। साथियों कौन सा पेस्टिसाइड कंजप्शन है, मैक्सिमम है, मतलब साथियों कहां पे है पेस्टिसाइड कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, तो साथियों आंध्र प्रदेश में, कहां पे, एपी में क्या है, आंध्र प्रदेश में हमारा पेस्टिसाइड का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। कौन प्रेजेंट यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, बताइए साथियों, कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। साथियों इनको भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, कहां का, आईसीआर का, ठीक है ना। केवीके की संख्या कितनी है इंडिया में, अगर हाल की बात करो तो 731 पहुंच चुकी है, कितनी है, 731। साथियों डीजी ऑफ आईसीआर कौन है इस समय, हिमांशु पाठक इस समय। याद रखेंगे साथियों, यह प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि अभी अभी ये बदले हैं और ये प्रश्न आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड, साथियों हमारी बुक में इंडोसल्फान दिया है क्योंकि उस टाइम बंद हुआ था 2013 में। साथियों इसके बाद बहुत सारे बैन हो चुके हैं क्योंकि आज की सरकार ना हमारी इको फ्रेंडली चीजें बहुत ज्यादा चला रही है। अभी हम आपको एक जल्दी से अपना लेक्चर लेके आएंगे ZBNF पे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे, हम उसको बताएंगे आपको क्यों साथियों उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। इसी चक्कर में हम आपको बता दें कि वर्तमान में अगर बात करो बैन की तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन कुछ दिन पहले अभी एला
क्लोर जिसको लासो बोलते हैं वो भी बैन हुई, क्योंकि इसके भी जो रेसिडुअल है मतलब मिट्टी में रहने की क्षमता है ज्यादा है, इसी चक्कर में इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस पे चलाया जाता है, मेज पे। हम पहले भी जान चुके हैं, कब, 1957 में। अगर एनआरसी की बात करूं सबसे पहली तो साथियों ग्राउंड नट पे, मूंगफली पे चलती है, जो कहां इसकी एनआरसी है, जूनागढ़ गुजरात में है। कौन सा रीजन है इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक क्या करता है, एक रीजन में इनहेबिटेड हो जाता है, मतलब वो अपना क्या बना लेता है, बायोस्फीयर बना लेता है, अपनी अलग एक सिस्टम बना लेता है। साथियों जैसे कि हम एक कमरे में रहें, उसी कमरे में हमारी कॉपी किताबें बेड पे भी फैली रहती हैं, एक तरफ किताबें पढ़ी, एक तरफ हमारी प्लेट है, एक तरफ तस्तरी है, एक तरफ कढ़ाई रखी है और एक तरफ बुक्स रखी हुई, एक तरफ हमारा लैपटॉप भी रखा हुआ है, सारी की सारी चीजें एक जगह है, तो हम अपना क्या कर देते हैं, अपना एटमॉस्फेयर अलग बना लेते हैं ना, वैसे ही बायोस्फीयर बोलते हैं इसको भी, ठीक है ना साथियों। इसके बाद नेम ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस क्या, फूड देमसेल्फ, जो अपना खाना स्वयं बनाए, कौन ऐसा करता है, प्लांट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है साथियों। ये और एक चीज है, इनको फोटोट्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खाना बनाएंगे, तो फोटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑटोट्रॉफ क्योंकि ये स्वयं खाना बनाते हैं इसलिए ऑटोट्रॉप बोलेंगे साथियों। इसके बाद इसे प्रोड्यूसर भी बोलेंगे साथियों। जितने भी प्लांट हैं वो प्रोड्यूसर आते हैं, लेकिन हम लोग प्रोड्यूसर नहीं, हम लोग क्या है, कंज्यूमर हैं। हम लोग क्या है, कंज्यूमर। हम लोग खाना बनाते नहीं है, हम लोग खाना को पकाते हैं। क्या करते हैं, पकाते हैं साथियों। इसके बाद सुई जेनेसिस जो टर्म है जिसको गाट में यूज किया गया है, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ इट्स ओन, अपने खुद के सिस्टम को क्या बोलते हैं, सुई जेनेरिस बोलते हैं साथियों। इंडिया वॉन द क्या, नीम पेटेंट। साथियों विश्वास नहीं मानोगे, नीम भारत में सबसे ज्यादा पेटेंट कौन करा ले गया, अमेरिका की एक कंपनी, उसने करा लिया क्या, पेटेंट। कहा कि हमारे यहां नीम बहुत ज्यादा, अरे चले आते इंडिया, देख लेते घर घर के बाहर क्या खड़ी है, नीम खड़ी। हमारे गांव में एक नहीं 1000 तरीके की नीम, और भारत में विविधता इसकी बात करो तो इतनी ज्यादा, और पेटेंट कौन करा गया, अमेरिका। इसके बाद हमने केस लड़ा और 2005 में अपना क्या करे, केस जीते कि हां भाई क्या है, नीम किसकी है, भारत की ही है, ये भारत का है रोल, ठीक है ना। कौन सी कंपनी थी, जीआर ग्रेस कंपनी, कहां की, अमेरिका की, लेके गई 1999 में, और 2005 में हम उसको खींच ले आए भारत में, ठीक है ना। नॉर्थर्न इंडिया की बात करो, सम टाइम रैन टेक प्लेस, विंटर में भी रैन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं साथियों। अगर बात करें क्या, टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट कंट्रीब्यूटेड कमर्शियल बैंक की, देखो साथियों जो एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाता है, किसानों को जो लोन दिया जाता है साथियों, अगर उसकी बात करो ना, तो जो सबसे ज्यादा दिया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है। कितना, 74% दिया जाता है। इसके बाद किससे दिया जाता है, कोऑपरेटिव बैंक, जो रूरल में गांव में बनी होती कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके द्वारा दिया जाता है, जो कितनी है, मात्र 17%। और रूरल बैंक की बात करो, मात्र कितना, 9%। साथियों आज भी हमारी जो कमर्शियल बैंक है ना, इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं, ठीक है ना साथियों। इसके बाद एग्रीकल्चर कम इनटू एग्जिस्टेंस कब आती है, हमने आपको बताया था 7520 से। कब हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे, व्हीट और बार्ले जो है हमारा क्या हुआ था, आ गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। साथियों सरकार ने एक क्या किया, काम किया कि किसानों के हित में क्या किया जाए, उनको उनकी फसल का अच्छा रेट दिया जाए। अगर क्या होता है, आदमी के पास एकदम से फसल कटी और सब आदमी बेचने के लिए चले गए, उस हाल को बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल। मतलब कि सब लोग बेचना चाहते हैं, मार्केट में ज्यादा चीज हो गई और ज्यादा हो जाएगी, तो साथियों फिर उसके भाव क्या हो जाएंगे, कम। सरकार ने किया एक काम कि हम उसको क्या देंगे, एमएसपी। एमएसपी का मतलब एक निर्धारित मूल्य, जिससे क्या उस चीज को कम नहीं बेचा जाएगा। ऐसी के लिए एक कमेटी बनाई गई और क्या किया गया, एमएसपी को लागू कर दिया गया। साथियों इस समय 24 क्रॉप ऐसी हैं जिस पे एमएसपी दिया जाता है, जिसको 23+1 बोलते हैं। 1 का मतलब इसमें गन्ना है, जिसके लिए एफआरपी दिया जाता है, और 23 क्या है, क्रॉप है। हम आपको जब एमएसपी अलग से लेके आएंगे तो हम सारी की सारी चीजें बताएंगे कि कितने सीरियल्स हैं, कितने ऑयल सीड हैं और कितनी कॉमर्शियल क्रॉप हैं जो इसके अंडर में आती हैं। साथियों एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन द पॉन्ड, ह्यूमन इंटरवेंशन से जो नेचुरल प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं।
साथियों होता क्या, आपने क्या देखा, जैसे कि आपने घर में अपने कपड़े क्या है धो दिए, धोने के बाद में वो डिटर्जेंट वाला पानी ना खेत में जा रहा है, नहीं किसी तालाब में जा रहा है। साथियों अगर वो तालाब में जा रहा है ना, तालाब में जाने के बाद में वहां पे देखना काई ज्यादा हो जाती है, वहां गंदा पानी क्या होता है, यूट्रोफिकेशन हो रहा होता है, उसी को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। साथियों इसके बाद में हम बात करेंगे क्या अपनी यूनिवर्सिटीज की, कितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो साथियों हमारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो 5 मानी जाती हैं। कितनी? 5। 4 तो हमको बहुत अच्छे से पता है, कौन कौन सी, IARI, IVRI, NDRI और CFA और AI एग्रीकल्चर, कौन सी, इलाहाबाद वाली यूनिवर्सिटी। साथियों एक चीज तो याद रख लेना है, IARI, NDRI और तुम्हारी कौन सी, NDRI और CFA को एक तरीके से इस तरीके से याद करना कि इसके जो फुल फॉर्म है वो पूरे के पूरे एकदम एग्जैक्ट याद हो। साथियों जो एग्रीकल्चर की जो हमारी IARI है वो कहां पे, पूसा न्यू दिल्ली में। इसकी हिस्ट्री तो भी हमने लास्ट लेक्चर में सारी की सारी पढ़ी है। वेटनरी की बात करो, वेटनरी का मतलब क्या होता है साथियों, चिकित्सा, किसका, पशुओं के चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो वो कहां है, इज्जत नगर में है। साथियों ऐसे याद रखना कि पशुओं की चिकित्सा बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि अब हमें क्या बचानी पड़ेगी, इज्जत बचानी पड़ेगी। इसके बाद डेयरी की बात करो, डेयरी के लिए तो क्या है, करनाल बहुत फेमस है, क्योंकि यहीं पे हमारी क्या है, डेयरी डेवलपमेंट सारे के सारे काम होंगे कहां पे, करनाल हरियाणा में। साथियों इनसे एक मिल्क जो है हमारा, मिल्क से एक आदमी जुड़ा है जिसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में तत्काल से डाल देंगे कि किसे बोलते हैं, क्या, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। साथियों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। साथियों अभी क्या है ना, फिशरीज जब आएगा टर्म ना तो दिमाग दहल जाता है, क्योंकि AFO ने ना फिशरीज को अपना घर जमाई बना लिया है और इतना प्रश्न पूछने लगा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पर जल्दी से जल्दी एक काम और करेंगे कि फिशरीज के टेस्ट सीरीज को लेके आएंगे, फिशरीज के अलग अलग नहीं क्विज को लेके आएंगे, मतलब टेस्ट सीरीज का मतलब कोई पैड नहीं होगी, लेके आएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि क्या करना है ना, फिशरीज को एक एक करके एकदम क्या कर देना है, खत्म कर देना है। अगर कोई AFO के एग्जाम में बैठे ना तो उसको हर चीज पता होनी चाहिए। साथियों फिशरीज को लेके बहुत सारे क्या इंस्टीट्यूट है, उनको एक एक करके याद कर लेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहां है, मुंबई में है। कहां, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर बात करो इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इलाहाबाद वाली कहां होगी, प्रयागराज में होगी। कहां होगी, प्रयागराज में है, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम बदल चुका है। नाम तो हम भी बदल देंगे, क्योंकि अब सुंडा को सुंडा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई लव सुंडा, है ना। साथियों इसको याद रखेंगे। इसके बाद चलिए हम जल्दी जल्दी से कुछ जो है इंस्टीट्यूट को पढ़ लेते हैं। कहां पे है, कारी से याद करेंगे, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर। साथियों देखो कारी का मतलब क्या होता है, अंधेरा ना, अंधेरा का मतलब देखो भारत के थोड़ा सा क्या है हटके ना, पोर्ट ब्लेयर क्या अंडमान निकोबार में है, द्वीप समूह है ना ये तो। और क्या है, कारी का मतलब भी यही होता है, तो जहां अंधेरे में चले गए थोड़ा सा, इसीलिए कारी को याद रखेंगे कैसे, पोर्ट ब्लेयर से। इसको याद रखेंगे कजरी कहां, हमारी जोधपुर में। अच्छा काजल लगा के नहीं बोलते हैं ना, कजरी उसी से याद करेंगे, किसको, जोधपुर को जोधाबाई से याद करेंगे। जोधाबाई काजल लगा के क्या कर रही थी, नाच रही है, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद एक है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर बहुत आदमी होते, कहां के, भोपाल मध्य प्रदेश के आदमी। इसी जगह ऐसे याद करेंगे क्या कि CIAE जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पे है, हमारा भोपाल में है। साथियों CICR जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर क्या है, कॉटन रिसर्च। साथियों कॉटन रिसर्च, कॉटन टेक्नोलॉजी, ऐसे जूट रिसर्च और जूट टेक्नोलॉजी में कंफ्यूजन नहीं होने देना है। अभी हम एक एक करके क्या करेंगे, अलग डिस्कस कर देंगे। जब कॉटन रिसर्च आए ना तो नागपुर महाराष्ट्र लगा के आना है, क्या लगा के आना है, नागपुर महाराष्ट्र। लेकिन जैसे ही क्या आ जाए, कॉटन टेक्नोलॉजी आ जाए, साथियों कॉटन टेक्नोलॉजी आ जाए तो तुरंत हमको क्या लगा देना है, हमको लगाना है क्या, मुंबई। क्या लगाना है, मुंबई। साथियों एक बात बताओ, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी है तो हम पक्का है कि नागपुर में नहीं रहेगी, क्योंकि मुंबई उससे ज्यादा अच्छा शहर है ना, तो मुंबई चली जाएगी। और टेक्नोलॉजी कहां चली गई, मुंबई में। लेकिन जो हमारा क्या है, रिसर्च है, ये कहां हो रही है, नागपुर में हो रही है दोनों कहां, महाराष्ट्र में। ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद सीफेट की बात करो, सीफेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारी कहां पे है, ये हमारी लुधियाना पंजाब में है। पोस्ट हार्वेस्ट को लेके जितने काम करेंगे, कौन करेंगे, सीफेट करती है हमारी पंजाब वाली। क्रीडा जो हमारी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। साथियों तो कई बार नाम आया, हमने तब बताया भी, कहां पे, हैदराबादी ड्राई होते हैं। साथियों देखो वो पता है ना क्या खाते हैं, मीट बहुत खाते हैं, और मीट खाएंगे क्योंकि वहां पे क्या है, मीट का भी रिसर्च है, पॉलिटी का भी रिसर्च कहां है, हैदराबाद में है। अगर ज्यादा मीट खाओगे
तो बेटा एक बात बताए ना, गला बहुत सूखेगा क्योंकि पानी बहुत चाहिए। ऐसी चीज खाओगे तो क्या है, पानी ज्यादा चाहिए, क्योंकि क्या है, पाचन करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत। तो इस तरीके से हमने भी याद किया था, आप भी याद कर लेंगे। क्या जो हमारा क्या है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है क्रीडा, ये कहां पे, हैदराबाद में, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ड्राई लैंड, ऐसे याद कर लेंगे, ड्राई ड्राई से। इसके बाद आता है क्या, CRIJIF यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइन फाइबर। साथियों जूट और एलाइन फाइबर वाला कहां पता, हमें तो पहले ही पता था, ये कहां है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि जूट का उत्पादन ही कौन करता है, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल करता है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। CRRI सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कहां पे है, कटक उड़ीसा में है। इसके बाद CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी वाला कहां पे है, करनाल में है। साथियों ऐसे याद रखेंगे इसको कि सॉइल सैलिनिटी, जो नमक है ज्यादा, कहां पे है, सॉइल में, वो कहां की सबसे ज्यादा सॉइल में है, हरियाणा की सॉइल में, क्योंकि वहां पे क्या है, कुरुक्षेत्र हुआ था, और कुरुक्षेत्र का मतलब क्या था, वहां पे खून से लथपथ हो गया था, इसलिए सॉइल सैलाइन वहां की ज्यादा हो गई, इसलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बना दिया गया, करनाल में बना दिया गया। CSWCRTI सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, देहरादून में है। साथियों आप कभी देहरादून जाओ, देहरादून या मतलब उत्तराखंड जाए घूमने ना, तो साथियों पता ना, वहां पे पानी बहुत है, पानी ज्यादा है ना, तो उसको कंजर्व करने की बात करेंगे ना ये, इसीलिए वहां पे मिट्टी भी बहुत ज्यादा खराब है, तो बात करते हैं कि सॉइल और वाटर को कंजर्व करके रख लो, क्योंकि हम ऊपर हैं, फिर हम बेचेंगे किसको, नीचे वालों को, पानी। ठीक है ना, इस चक्कर में ऐसे याद कर सकते हैं। CTRI टोबैको वाला, टोबैको वाला कहां, राजमुंदरी, राजमुंदरी में कहा है, टोबैको वाला आंध्र प्रदेश। अच्छा, CASRI सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, स्टैटिक्स वाला कहां है, न्यू दिल्ली में, कहां है, न्यू दिल्ली में। अच्छा, IGFRI ग्रासलैंड एंड फोडर। अच्छा ये बताओ, ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड का मतलब हरा भरा खेत, फोडर का मतलब चारा, चारा ये कहां है, झांसी में। अच्छा, झांसी वाली रानी थी, लड़ती थी, बहुत ज्यादा लड़ती थी, कहां लड़ेगी वो, का खेत में लड़ेगी जाके, अरे चारे वाले मैदान में लड़ती थी, क्यों, क्योंकि उसको युद्ध करना होता, खेती बर्बाद नहीं करनी थी, कहां गई, इसीलिए चारे वाले मैदान में, ग्रासलैंड पे लड़ने गई थी। ठीक है ना, इस तरीके से याद किया था, आप भी याद कर लीजिए। IGSI इंडियन ग्रेन स्टोरेज कहां है, हापुड़ में। साथियों अगर हापुड़ का नाम सुना है ना, तो आपको एक चीज पता होगा कि भारत में जो FCI हमारा क्या करती है, फूड को लेती है, फूड को कंजर्व करती है, अरे वही जो कोटा पे आके बढ़ता है ना, तो FCI स्टोर करती है। तो हापुड़ में क्या, इसका बहुत बड़ा स्टोरेज सेंटर है। अगर यूपी का कोई है ना, तो पता होगा स्टोरेज जो सबसे ज्यादा खरीद होने के बाद स्टोरेज करते हैं ना, हापुड़ गेहूं है, वो पहुंचता है, क्यों, वहां पे स्टोर सबसे ज्यादा हो जाता है, वहां कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए वहां पे इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट बना दिया गया, कहां, उत्तर प्रदेश, हापुड़ में। अच्छा, इसके बाद IIPR, साथियों कानपुर आए हैं और IIPR नहीं देखे हैं तो बेकार है जिंदगी, क्योंकि साथियों एकदम रोड पे ही है, आप आएंगे घूमने तो कभी दिख जाएगा। क्या, IIPR कहां पे है, कानपुर, कानपुर के सान IIPR। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। अच्छा, सोयल साइंस जो है ना, सोयल साइंस वो कहां पे है, भोपाल में है। सोयल साइंस का मतलब ऐसे समझेंगे ना साथियों, जो मृदा विज्ञान है ना, मृदा, वो सबसे ज्यादा कहां है, हमारी भोपाल में है। इसके बाद IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, साथियों ये लखनऊ में है। इसके 3 है, एक शुगर केन रिसर्च है, एक शुगर आएगा यानी कि सरकरा, अगर सरकरा वाला आ जाए ना साथियों, तो कहां लगाएंगे, सरकरा वाला कानपुर में है, कहां है, कानपुर में है। और शुगर कैन रिसर्च की बात करो, लखनऊ में है। अगर शुगर कैन ब्रीडिंग की बात कर दी तो साथियों कहां चले जाएंगे, कोयम्बटूर में चले जाएंगे, वहां पे इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ILRI इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, लैक जो है कहां है, रांची में है सबसे ज्यादा। अच्छा, जो प्रोडक्शन है ना किसका, लैक का, वो भी कहां सबसे ज्यादा होता है, रांची, झारखंड में होता है। IIVR की बात कर लो, वेजिटेबल सब्जी सबसे ज्यादा कहां होती है, वाराणसी में। साथियों हमें मालूम है ना, गंगा का किनारा क्या है, वाराणसी, और वहां पे क्या बन गया है, कॉरिडोर बन गया। इससे पहले वहां पे वेजिटेबल सबसे ज्यादा होती थी, क्योंकि साथियों आपने डियारा कल्टीवेशन पढ़ा है ना। डियारा कल्टीवेशन क्या होता है साथियों, डियारा कल्टीवेशन में करते यही है कि हमारा जो नदी है, नदी के किनारे के क्षेत्र पे क्या करते हैं हम लोग, खेती का करते हैं, खेती जो है मतलब फसल का उत्पादन करते हैं। इसी उत्पादन को हम क्या बोलते हैं, डियारा कल्टीवेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां वाराणसी में क्या है, नदी निकली हुई है, गंगा नदी, उसके किनारे बहुत सारा कटरी इलाका है, और वहां पे सब्जियों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, इसलिए वहां पे वेजिटेबल रिसर्च आज भी है उत्तर प्रदेश में। साथियों NIARJAFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइन फाइबर क्या है, टेक्नोलॉजी। साथियों अभी हमने बताया था ना कि अभी हम कहां थे, जूट एलाइन फाइबर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, तब हम कहां थे, तब तो हम बैरकपुर वेस्ट बंगाल में थे। वेस्ट बंगाल के बाद में तुरंत हम क्या करेंगे, अब निकल के जाएंगे कहां, कलकत्ता में। वही हमने कॉटन के केस में बताया था, वो कहां पे था,
कॉटन इंस्टीट्यूट, तो वो नागपुर में था, लेकिन जैसे ही हमने कॉटन टेक्नोलॉजी पे चले गए तो तुरंत वो कहां हो गया, मुंबई में हो गया। शुगर कैन ब्रीडिंग अभी हम आपको बता चुके हैं कोयंबटूर में। इसका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। इसके बाद में कुछ एनिमल साइंसेज और फिशरीज के इंपॉर्टेंट और हैं ये, इनको भी एक बार हम देख लेंगे। साथियों हमारी सुंडा सीरीज ना बहुत अच्छी है, हम आपको सिर्फ उतना ही नॉलेज नहीं देंगे जितना सुंडा में लिखा है, अगर हमको पता है ना तो हम आपको करेंगे प्रयास कि हम आपको क्या करें, वो प्रदान कर दें। इसलिए तो आपका प्यार हमारे साथ बना हुआ है ना। अच्छा, CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एवियन का मतलब पशु वही पक्षी ना, ये भी कहां है, इज्जत नगर में ही है। इसके बाद CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज। साथियों ये इनलैंड फिशरीज है, वो फिशरीज के बहुत सारे आएंगे, हम प्रयास करेंगे एक साथ फिशरीज को अलग कर दें ताकि क्या है आपको पढ़ने में थोड़ा सी आसानी हो जाएगी। इनलैंड फिशरीज कहां पे है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, CIFT जिसको बोलेंगे फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये कहां पे है, कोच्चि केरला में है। कहां पे, कोच्चि केरला में है। और CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन द गोट्स, गोट्स का मतलब सबसे ज्यादा बकरियां, बकरियां कहां, मथुरा में। क्योंकि साथियों अगर आपको पता हो, जमुना पारी का नाम सुना है क्या, जमुना पारी उत्तर प्रदेश से ही निकली हुई है हमारी प्रजाति। तो क्या है ना, जहां पे गोट की विविधता ज्यादा वहीं पे उसका रिसर्च स्टेशन बना दो। क्या है यहां पे, मथुरा में गोट का हो गया। इसके बाद सेंट्रल सीप एंड वूल, सीप एंड वूल वाला कहां है, अविकानगर, टोंक राजस्थान। साथियों सीधी बात है, सबसे ज्यादा कहां निकलेगी, भेड़ें कहां सबसे ज्यादा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और हम क्या करेंगे, राजस्थान आंसर लगा देंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, साथियों ये बैंगलोर में है। साथियों इसको याद रखेंगे क्योंकि क्या है, एनिमल का न्यूट्रिशन, अगर कोई एनिमल को, पशु को अच्छा न्यूट्रिशन दे रहा है, उसकी सारी की सारी कार्यकी जान रहा है, यानी कि वो क्या है, किसी बंगले में रहता होगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो ये सब जान नहीं पाता है। बैंगलोर में है। और जो NFDB है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, वो हमारा कहां पे है, हैदराबाद में है। साथियों देखो फिशरीज के कितने ज्यादा आ गए, एक तो फिशरीज इनलैंड हो गई, एक फिशरीज टेक्नोलॉजी कोच्चि वाली हो गई, एक तुम्हारी क्या हो गई, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद हो गई, एक तुम्हारा क्या था, फिशरीज की जो थी वो लखनऊ में भी थी। ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग सारी चीजों को जान लेंगे। इसके बाद आज की क्लास यहीं तक, नई वीडियो में नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। नमस्कार साथियों।